12. So we are doing the next topic on superposition waves. और next topic क्या है? Topic 2, that is stationary waves or standing waves. Now the question is, why are they called stationary waves or standing waves? Standing waves क्या हो रहा है? The reason is we think that the wave is not moving along any direction. कोई direction में वो move नहीं कर रहा है. Instead, it is at rest at one position. The question is, ऐसे कैसे हो सकता है सर? हम लोग तो क्या पढ़े थे हम लोग? जो waves हम लोग पढ़ रहे हैं, वो सारा what type of wave है? ट्रांसवर्स. हाँ, ट्रांसवर्स ठीक है. लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल बहुत सारा वेव्स पढ़ लिए, लेकिन जो वेव्स हम लोग इक्वेशन के बेसिस में फॉर्म कर रहे हैं उसका नाम क्या दिया था हम लोग? साइनसॉइडल क्या वेव? स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव क्यों बोले थे उससे? प्रोग्रेस नहीं करेगा. हाँ राइट. प्रोग्रेस नहीं करेगा तो मतलब ही नहीं होता है कोई, राइट. सो प्रोग्रेस करना पड़ेगा और वो साइनसॉइडल वेव होगा, इसलिए हम लोग साइनसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव नाम दिए थे, राइट. तो अब कैसे बोल रहे हैं कि वो स्टेशनरी बन जाएगा, मतलब रेस्ट में रहेगा एक जगह में? देखो, लास्ट क्लास मैंने जब वो स्टोन ड्रॉपिंग का एग्जांपल बताया था, तब मैंने बताया था कि दो जगह में अगर हम लोग स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं तो वो रिपल्स क्रिएट करता है, और वो पोजीशन जो ठीक इन दोनों का बीचों बीच होता है, ये वाला रीजन में क्या होता है, ये वाला सोर्स का जो वेव है वो इधर आ रहा है, और ये वाला सोर्स का जो वेव है वो किधर जा रहा है? उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है. So they traveling exactly in the opposite direction, they overlap on one another. तो वहां पर जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशंस होता है, तो वहां पर क्या हम लोगों का अपीयरेंस क्या होता है, कैसा होता है कि पार्टिकल्स जो होता है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है, लेकिन या वो वेव ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, या ऐसे आ रहा है, वो हम लोगों को पता नहीं लगता है. माने we can see the ripples going up and going down, बट जैसे एक स्टोन फेंकने से जैसे इधर रिपल्स प्रोसीड कर रहा था, तो हमको देख के समझ में आ रहा है कि रिपल्स इधर प्रोसीड कर रहा है, इट्स प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द राइट. वैसे इन दोनों के बीच में देखने से हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि वेव किधर प्रोसीड कर रहा है. सिर्फ हम लोगों को दिखेगा कुछ पोजीशंस ऑफ अपर वाइब्रेशंस एंड लोअर वाइब्रेशंस. बट वो जो पोजीशन ऑफ अपर वाइब्रेशंस और लोअर वाइब्रेशंस है, वो जो एक साइड में प्रोसीड करके जा रहा है वैसा नहीं होता है. इसीलिए हम लोग उसे स्टेशनरी वेव बोलते हैं. We call them stationary wave. Here, so write this down. Give the heading standing wave or stationary wave. Give the heading standing wave or stationary wave. Right? When two waves traveling exactly in the opposite direction, overlap on one another, they give rise to stationary wave. नाउ स्टेशनरी वेव फिजिकली अगर ऑब्जर्व करना है तो करने का सबसे इजी तरीका है, एक लंबा सा रोप लो, टेक अ वेरी लॉन्ग रोप एंड स्टैंड एट अ प्लेस व्हिच इज ऑब्वियसली लाइक अ फील्ड. कोई भी फील्ड या जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, और एक पोल कहीं पर मिट्टी में गाड़ दो, और वहां पर एक वो रोप का एक एंड टाइट करके बांध दो, और पोल हिलना नहीं चाहिए, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग टू सपोर्ट द रोप. और वो रोप का दूसरा एंड तुम दूसरे एंड पे पकड़ के, इफ यू जस्ट कीप योर हैंड मूविंग अप एंड डाउन, you'll see ripples will be created on that rope. तो देखो कि वो जो ripples create हो रहा है रोप में, वो जाके जब पोल को हिट करेगा, वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. हाँ, ये ऑलवेज होता है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. कोई भी वेव में रिफ्लेक्शन होता है, साउंड वेव हो, लाइट वेव हो, कोई भी वेव हो, इसमें रिफ्लेक्शन होता है वापस. तो जब रिफ्लेक्शन होके वापस आएगा ना वेव, तब तुमको
वो स्ट्रिंग जो है वो देख के पता नहीं चलेगा कि वेव राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है। तुमको दिखेगा कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन किधर जा रहा है वो पता नहीं चलेगा। और एक एग्जांपल दे जो हम लोग सब लोग किए हैं, क्या एक रबर बैंड को 2 फिंगर के अंदर स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करके उसको प्लग करो एक जगह में। तो जब तुम प्लग करते हो यू आर क्रिएटिंग अ डिस्टरबेंस, और वो डिस्टरबेंस रबर बैंड में मूव कर रहा है, लेकिन तुमको देख के लगता है रबर बैंड में वेव जा रहा है? सिर्फ देख के लगता है रबर बैंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, राइट? मतलब ये 2 पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स के बीच में रबर बैंड ऐसे ऊपर जाता है और ऐसे नीचे आता है, लेकिन एज अ वेव दिखता है तुम लोगों को? नहीं दिखता है। लेकिन एक्चुअली में वेव जा रहा है, इधर टकरा रहा है, इधर आके रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे करता जा रहा है। सो अ स्टेशनरी वेव बेसिकली लुक लाइक दिस, ऐसे दिखने में होता है। देखते हैं कि सारा पार्टिकल एक साथ ऊपर जाता है, एक साथ नीचे आता है। और प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग टाइम इंस्टेंट में ऊपर जाता है, अलग अलग टाइम इंस्टेंट में। इसीलिए हम लोगों को देख के समझ में आता है चलो ये इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ये डिस्टर्ब हुआ, फिर नेक्स्ट वाला डिस्टर्ब हुआ, फिर नेक्स्ट वाला डिस्टर्ब हुआ, ऐसे जाता है। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, सॉरी स्टेशनरी वेव में क्या होता है, सारा पार्टिकल एक साथ डिस्टर्ब होकर ऊपर जाता है, फिर एक साथ डिस्टर्ब होकर, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता है ये इधर। जितना भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में गिटार सितार ये सब हम लोग प्ले करते हैं ना, सारा वर्क्स ऑन द स्टेशनरी वेव प्रिंसिपल। क्यों? वहां पर भी एक फिक्स वायर रहता है, दोनों एंड में टाइड अप रहता है, तुम कहीं पर प्लग करते हो तो वो वाइब्रेट करता है, तो पूरा वेव जो क्रिएट होता है वो 2 पॉइंट्स के बीच में रिफ्लेक्ट होता रहता है और वो वाइब्रेट करता रहता है। हम लोगों को लगता है कि एज इफ अ स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, बट इट इज एक्चुअली अ स्टेशनरी वेव जो तुमको देख के समझ में नहीं आता है कि किधर प्रोसीड कर रहा है, टू द लेफ्ट या टू द राइट। क्लियर? स्टेशनरी वेव क्या होता है समझ में आया? अब हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं कि क्यों इसको स्टेशनरी वेव बोला जाता है। सो राइट दिस डाउन, लेट अस कंसीडर 2 वेव्स। अच्छा, लेट अस लिखना छोड़ो, लिखो कि 2 waves are taken, y1 equal to a sin omega t minus kx and y2 equal to a sin omega t plus kx। ऐसा क्यों लिया हमने? राइट, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और ये तो उल्टा नहीं होगा तो स्टेशनरी वेव कभी फॉर्म नहीं होगा, ठीक है? इसलिए 2 एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सुपर इंपोज कर रहे हैं। सो y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो बता दो, पुट कर दो वैल्यूज। ए कॉमन ले रहे हैं, दोनों में ए है ना, कॉमन ले रहे हैं, और इसके अंदर जो हो रहा है देखो वो sin a cos b का फॉर्मेट है ना, sin a प्लस sin b, मतलब इसको सिंपलीफाई करना है तो हम लोग cos नहीं लाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स। देखो या तुम इसको कंपाउंड एंगल्स में भी तोड़ सकते हो, एक एक कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, एक में माइनस आएगा एक में प्लस आएगा, राइट? कोई भी यूज कर सकते हो। सो इफ यू गो फॉर क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स ही करते हैं, कंपाउंड एंगल्स। কোথায় ছিলে? বাসে। বাসে থেকে? আচ্ছা না, ও বাসে থাকে না, এই কনসেপ্ট করো সবাই। তো এবার হচ্ছে sin ওমেগা t minus kx, এটা sin ওমেগা t plus kx কি হলো? আমরা বলো sin a plus sin t ফর্মুলা কি? 2 sin a plus 2 बोलो this plus this by 2, so this plus this करने से क्या होगा? kx तो 2 ओमेगा t by 2 is by 2 होता है ना, होता है। अब cos में क्या हो जाएगा? this minus this, तो माइनस करने से क्या होगा? ओमेगा t कैंसिल हो जाएगा और kx बच जाएगा, माइनस kx रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos तो नेगेटिव साइन खा जाता है ना, तो इसलिए वो भूखड़ होता है ना, तो ये आ गया मेरे तरफ। अच्छा, सो ये हो गया। हाँ, तो अब हम लोगों को मिल क्या रहा है?
2a इस cos kx को इधर डाल देते हैं, क्यों डाल रहे हैं बताएंगे तुम लोगों को, इनटू sin ओमेगा t। थोड़ा ध्यान से सुनना, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। लिखना बाद में, थोड़ा बोर्ड में देखो सब लोग, अब थोड़ा चीज समझो, एक चीज समझो, तो समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। अच्छा, कैसे तुम लोगों को पता चला कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाता है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता है? ऑपोजिट साइड किस किस के बीच में ऑपोजिट साइन? ओमेगा प्लस के मतलब t और x के बीच में साइन अगर अलग होता है मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, और t और x का साइन अगर, अब इसको देख के बताओ कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चला कैसे कि ये इसके साथ प्लस है या माइनस है? मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस कुछ है, नहीं इसलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है कि वो लेफ्ट में जा रहा है या राइट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि since omega t and kx are not within the same trigonometric function, that is why what is happening, ये पूरा जो टोटल वेव है, इस वेव का फेज सिर्फ ओमेगा t है। मतलब because time is the more independent variable ना, x is a dependent variable but time is more independent variable, so omega t is the phase, kx जो है वो फेज में नहीं आ रहा है, तो वो किस में आ रहा है? राइट। ये पूरा चीज जो है ये इसका एम्पलीट्यूड है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या बोल रहे हैं? इससे पहले कभी एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएबल घुसा था, अब कुछ भी कर रहे हैं एम्पलीट्यूड के अंदर वेरिएबल डाल दे रहे हैं। एग्जैक्टली यही होता है। स्टेशनरी वेव जब बनता है तब डिफरेंट पोजीशंस का एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है, लेकिन सबका फेज सेम होता है। फेज इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। क्यों? एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में सारा पार्टिकल का तो ओमेगा टी ही फेज है ना, सो सारा पार्टिकल या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, लेकिन सब सेम अमाउंट में ऊपर नीचे आएगा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये x डिसाइड करेगा, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिसाइड करेगा कि वो कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है। Is that clear? That is the reason why you cannot say whether it is traveling towards the right or towards the left. ठीक है? ये phase is same for all particles, ये amplitude। ये जल्दी से एक बार बना लो, then I'll tell you something quickly. करो। Well, now let's analyze कि ये क्या हो रहा है। सर ये क्या हो गया? इससे पहले तो सारा पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता था ना, सारा पार्टिकल का एम्पलीट्यूड a होता था, लेकिन सबका फेज अलग अलग होता था। यहाँ पर उल्टा है, फेज सबका सेम है, एम्पलीट्यूड अलग अलग है। ठीक है? तो कोई भी स्टेशनरी वेव में क्या होता है बोलते हैं, दो वेव एग्जैक्टली ओवरलैप करता है, तो एक वेव होता है तो ऐसे होता है। Since the two waves overlap, we draw a stationary wave like this. ऐसे स्टेशनरी वेव को ड्रॉ करते हैं हम लोग। We draw a stationary wave like this. ठीक है? Since the two waves are overlapping on one another. अब कोई पॉइंट होता है जहां पर वाइब्रेशन एकदम ही नहीं होता है, और कोई पॉइंट होता है जहां पर वाइब्रेशन सबसे ज्यादा। मतलब देखो ये कॉस फंक्शन है ना, तो कोई जगह में कॉस का वैल्यू सबसे कम होगा, वहां पर कोई एम्पलीट्यूड नहीं रहेगा। जहां पर ये cos के x 0 हो जाएगा वहां पर एम्पलीट्यूड विल बी, और जहां पर cos के x मैक्सिमम होगा वहां पर एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है? तो जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है वो वाला पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं नोड। सो ये नोड है, ये वाला नोड है, दिस इज नोड। समझ में आया? और जो पॉइंट्स में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी नोड। नोड बोलते हैं। और अब हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कहां पर नोड होने वाला है और कहां पर एंटी नोड होने वाला है? वो यहां से पता चलता है। ठीक है? एट नोड्स A is equal to how much? अच्छा A ना लिखे, एम्पलीट्यूड इज 0। एम्पलीट्यूड इज 0, और हम लोग एम्पलीट्यूड किसे बोल रहे हैं? तो इसको 0 कर देते हैं। 2a cos kx equal to 0 implies cos kx is 0, और cos 0 कब होता है? 90 and odd multiples of 90, right? So odd multiples of 90 मतलब kx equal to 2n plus 1 pi by
5 हाँ या ना बताओ। अब मुझे बताओ के क्या था? ये रूट ओवर रूट ओवर फोड़ो सर जल्दी से। 2 pi by lambda के 2 पाई बाय लैम्डा था। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x 2n प्लस 1 तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना और x का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को बोलो 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। देखो x इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। अब हम लोग n की जगह में वैल्यू डालते जाएंगे तो एक एक नोड का पोजीशन मिलेगा। मान लो n की जगह में पहले 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n 0 पुट करेंगे तो लैम्डा बाय मतलब फर्स्ट नोड लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो हम लोग फर्स्ट नोड यहां पर ले रहे हैं जो लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस है कहां से x 0 से मतलब ओरिजिन से। तो मान लो ओरिजिन यहां पर ले लेते हैं और ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 ले लेते हैं लैम्डा बाय 4। तो नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए? at n equal to 1 x का वैल्यू कितना आना चाहिए? जल्दी 3 lambda 1 2 plus 1 3 lambda by 4 मतलब ये जो दूसरा पोजीशन है यहां से यहां तक ये डिस्टेंस होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 4। ये समझ में आया? तो अब मुझे बताओ ये नोड और ये नोड के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 राइट। तो 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4 और ऊपर मतलब कितना आ रहा है? मींस एक नोड और एक दूसरा नोड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है ऑलवेज लैम्डा बाय 2। इसमें तुम और भी वैल्यूज पुट करते रहो देखोगे वही डिस्टेंस पे आएगा सारा। ठीक है, तो कैन आई से दैट एक एंटी नोड और दूसरा एंटी नोड के बीच में भी वही डिस्टेंस होना चाहिए लैम्डा बाय 2 राइट। मतलब जब तक एक वेवलेंथ खत्म होता है तब तक उसके बीच में दो नोड और दो एंटी नोड आते जाते हैं। समझ में आया कि बोलो मुझे ऐसे ताले का क्रेस्ट टू क्रेस्ट नॉइज डिस्टेंस का इज नॉट क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस। अपरेंटली लगता है कि देख के लग रहा है कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस है लेकिन क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब और एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनो। देख के लग रहा है ना वेव ऐसे ही ऐसे कंप्लीट हो जा रहा है और यहाँ पर और एक वेव कंप्लीट हो जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ होना चाहिए लैम्डा। वही हो रहा है देखो यहाँ से यहाँ तक नोड लैम्डा बाय 2 यहाँ से यहाँ तक नोड सो दैट इज लैम्डा पूरा वेवलेंथ है। तो जब ये टोटल वाइब्रेशन होता है ना तब क्या होता है? तब कुछ जगह होता है जहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं होता है, जो नोड है वहां पर वाइब्रेशन नहीं होता है, लेकिन उसके बीच में जो रीजन होता है वहां पर एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? तो जहां पर cos kx 1 होता है वहां पर टोटल एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ट्वाइस द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का एग्जैक्टली डबल हो जाता है। समझ में आया ना? तो एक्चुअली में अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ठीक हम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे। पहले इसमें थोड़ा एंटी नोड ये तो नोड्स का पोजीशन दिखा रहे हैं हम लोग तो एंटी नोड्स का पोजीशन थोड़ा कर लेते हैं फॉर अच्छा एट एंटी नोड्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। क्यों? क्योंकि 2a इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना, या तो वो प्लस 2a हो सकता है या तो वो माइनस 2a हो सकता है। मतलब cos kx का वैल्यू कितना होना चाहिए? प्लस 1 माइनस 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कब होता है? जब वो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 हो, मतलब लैम्डा मल्टीपल्स कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई। 0 में भी 1 है और पाई में -1 है राइट। सो इट विल बी n पाई। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज देयरफॉर 2a cos kx is equal to plus minus 2a which implies cos kx equal to plus minus 1 right। So cos kx plus minus 1 क्या होता है? कब होता है? Therefore kx equal to n pi। kx is equal to n pi। ठीक है, k क्या है? 2 pi by lambda। इसके बाद थोड़ा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके बाद हाँ इसके बाद एस्टेरिक्स डाल दिए यहाँ पर एस्टेरिक्स। 2 pi by lambda is equal to n pi। तो pi pi cancels
और फ्लैट तो x x इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई 2 ठीक है। तो तुम n के जगह में पहले 0 डालो तो x का वैल्यू क्या आएगा 0 मतलब ओरिजिन जो यहाँ पर ड्रॉ किया है हम लोगों ने ये ओरिजिन पे एक क्या बनना चाहिए एंटी नोड। ये एक एंटी नोड पोजीशन है ओरिजिन में। फिर नोड कितना डिस्टेंस दूर लैम्डा बाई 4 फिर नोड से नेक्स्ट इंटर नोड लैम्डा बाई 4 तो कोई भी नोड और इंटर नोड के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 4 होता है। समझ में आया ना? तो देखो यहाँ पर n इक्वल टू 0 के लिए x इक्वल टू 0 n इक्वल टू 1 के लिए कितना लैम्डा बाई 2 x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 तो ऑब्वियसली यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विल बी लैम्डा बाई 2 है ना। देखो एक एंटी नोड दूसरा एंटी नोड दोनों के बीच में लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस होता है तो ऐसे लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस में वो बनता जाएगा। इज दैट क्लियर? Positions of node, antinode और related position clear to all of you? अब एक चीज दिखा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो। ये ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो तो ड्रॉ कर सकते हो अपना समझने के लिए। मान लो ये एक वेव है जो इधर जा रहा है और ये एक वेव है जो इधर आ रहा है एंड दे आर फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव। तो इसका जो रिजल्टेंट वाइब्रेशन होता है ना वो कैसे दिखने में होगा जब वो एग्जैक्टली एक दूसरे को अपोज करेगा मतलब दे आर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज मतलब इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड मैच कर रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर द वन आई हैव ड्रॉन ओवर हियर। तब ये पूरा फ्लैट लाइन होगा मतलब कोई पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेगा सब रेस्ट में। क्यों? क्योंकि देखो ये इसको जितना इधर ऊपर उठाना चाह रहा है ये उतना ही नीचे तो इसलिए एक दूसरे को एग्जैक्टली बैलेंस कर देता है राइट। और एक कोई इंस्टेंट होगा जब ये जो वेव है ये भी इसी फॉर्मेट में रहेगा मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर। हाँ तब क्या होगा देखो ये जगह में मतलब ये रीजन जहां पर एक एम्पलीट्यूड दूसरा एम्पलीट्यूड ओवरलैप हो रहा है यहां पर एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा। It will be like this. जो रिजल्टेंट तुम लोगों को दिखेगा वो ऐसे दिखेगा ठीक है। मतलब कोई इंस्टेंट में सारा पार्टिकल ओरिजिन में रहेगा कोई इंस्टेंट में ये वाला रीजन का पार्टिकल सब ऐसे ऊपर चढ़ेंगे और ये वाला रीजन का पार्टिकल सब ऐसे नीचे आएंगे फिर वापस ये सारा मीन में आएंगे ठीक है। सो इफ यू वांट टू हैव अ विजुअलाइजेशन विद टाइम it will be something like this 0 second instant next instant नेक्स्ट इंस्टेंट में क्या होगा ऐसे नेक्स्ट इंस्टेंट पे नेक्स्ट इंस्टेंट पे फ्लैट लाइन नेक्स्ट इंस्टेंट पे क्या हो रहा है जो पार्टिकल्स ये वाला पार्ट में ऊपर जा रहे हैं वो पार्टिकल अब नीचे आ रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट में जो पार्टिकल्स नीचे जा रहे थे पहले वो अब ऊपर आ रहे हैं। सो द नेक्स्ट इंस्टेंट विल बी हायर। समझ में? सारा पार्टिकल एक पर्टिकुलर रीजन में एक साथ ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट पार्ट में सारा नीचे आएंगे एंड नेक्स्ट इंस्टेंट में जो पहले ऊपर जा रहे थे वो नीचे आएंगे और नेक्स्ट वाला पार्ट का वो नीचे आएंगे। और ये पार्ट डिविजन्स कितने का है लैम्डा बाई लैम्डा बाई 2 का क्योंकि ये एक नोड पोजीशन है। देखो ये पार्टिकल कहीं नहीं जा रहा है सब ऑलवेज सेम पोजीशन में बैठा हुआ है कहीं नहीं जा रहा है। सो दिस इज अ नोड पोजीशन और नेक्स्ट नोड पोजीशन कौन सा है ये वाला और इसके बीच में जो पार्टिकल्स है ये वाला पोजीशन में जो पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है। सो दोस आर द
एंटी नोड पोजीशंस, ठीक है। लेकिन देखो ये स्ट्रक्चर देख के तुम डिसाइड कर पाओगे कि ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये नोड पोजीशंस जो है ना वो चेंज नहीं करते हैं, वो तो फिक्स्ड है ना अपनी जगह में। तो तुमको कैसे देख के पता चलेगा कि वो राइट में जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है? ये अगर पोजीशन चेंज हो जाता तब देख के लगता कि अच्छा चलो वो इधर मूव कर रहा है या इधर मूव कर रहा है। लेकिन नोड पोजीशन एंटी नोड पोजीशन कोई चेंज नहीं होता। Is that clear? Stationary wave, could you visualize it? Yes or no? नहीं, नहीं। हाँ, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाना है? गिटार। नहीं बनाने का जरूरत नहीं, समझने के लिए है, बहुत सारा बुक में मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। की बना हुआ मेरा गिटार। किसी को देखा है बजाते हुए गिटार? सब लोग देखा है, बजाते भी है ना यहाँ पर बहुत सारे लोग। तो कैसे बजाते हैं बताओ? तुम्हारा एक हाथ अगर मैंने पकड़ लिया, बोला कि एक हाथ से गिटार बजा, नहीं चलो बहुत लोग है बजाते हैं एक हाथ से, वो दूसरा वाला स्ट्रिंग को, हाँ स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ते हैं ऑब्वियसली कट जाएगा, यहाँ पर पूरा कट जाएगा। सो व्हाट यू नीड टू हैंड्स टू प्ले द गिटार। व्हाई? बिकॉज अगर एक हैंड से बनाएंगे तो अच्छा ट्यून नहीं आएगा, सिर्फ वाइब्रेशंस करेंगे। दूसरा हैंड से हम लोग क्या करते हैं? पकड़ते हैं एक एक जगह में ना, अगर अलग अलग जगह में पकड़ने से अलग अलग नोट निकलता है, राइट? ये कैसे हो जाता है? कैसे पता चलेगा कहां पर पकड़ने से कैसा आवाज आएगा? ऑब्वियसली दैट्स अ स्किल, यू कांट लर्न इट इन वन डे। तुमको पता होगा, मतलब लॉजिक पता होगा तो तुम गिटार बजा लोगे ऐसा जरूरी नहीं है। दैट इज अ स्किल few people do have inborn in them, few people learn it, ठीक है? But obviously inborn skills are obviously much more talented, so they can just learn in one day whatever other people are learning in 1 week, right? So question is how do we change the tune by placing the finger at different places? वो हम लोग को समझ में आएगा जब हम लोग पहले सोनोमीटर को समझेंगे। What is a sonometer? Sonometer is a device that helps you to build a guitar, not a guitar but any string instrument, कोई भी string instrument। piano is it a stringed instrument or a reed instrument? piano हारमोनियम है, हारमोनियम वो रीड है ना, मालूम है उसके अंदर रीड होता है, लेकिन पियानो के अंदर रीड नहीं होता है, नहीं वो स्ट्रिंग होता है इसके अंदर, इट्स अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखा पियानो के सामने ऐसे लंबा एक बहुत लंबा एक जगह रहता है ऐसे, उसके अंदर लंबा स्ट्रिंग्स होते हैं, और तुम जब यहाँ पर कीज प्रेस करते हो ना वो स्ट्रिंग को हिट करता है और उसमें से साउंड निकलता है। इट इज नॉट अ रीड इंस्ट्रूमेंट, डोंट बी इन अ मिसकंसेप्शन। वेल लेट्स कम बैक एंड लर्न हाउ वी कैन फिगर आउट कि कहां पर हिट करने से कौन सा फ्रीक्वेंसी का साउंड हम लोग को सुनने वाला है, ठीक है? सो सोनोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, एक एम्प्टी बॉक्स रहता है ऐसे, वो बॉक्स के ऊपर ऐसे यहाँ पर माउंट्स किया हुआ रहता है, ठीक है? वो माउंट्स तुम डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब ये माउंट का पोजीशन तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक पुली लगा हुआ होता है, यहाँ से स्ट्रिंग आता है, इसके ऊपर जाके ये पुली से हैंग करता है, और यहाँ पर तुम अपने हिसाब से कोई लोड प्लेस कर सकते हो। क्या सोनोमीटर रिपोर्ट लिखते ना कुछ भी ना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एक स्ट्रिंग जो यहाँ पर अटैच किया हुआ है, ठीक है, और वो स्ट्रिंग यहाँ से पास करता है और यहाँ पर एक लोड हैंग करते हैं। क्यों? क्योंकि लोड अगर चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से टेंशन यहाँ पर चेंज करेगा, बढ़ेगा या घटेगा। नाउ यू कैन प्लग इट एट एनी पॉइंट एंड लिसन टू द साउंड कमिंग आउट ऑफ इट। उसके हिसाब से अगर तुम ये माउंट का पोजीशन चेंज करोगे ना तो साउंड भी चेंज होता रहेगा, ठीक है? द साउंड विल आल्सो कीप ऑन चेंजिंग। द क्वेश्चन इज व्हाई वुड द साउंड कीप ऑन चेंजिंग? ये हम लोग को तब समझ में आएगा जब हम लोग एक स्ट्रिंग को एनालाइज करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लो ये एक स्ट्रिंग है जो दो पॉइंट के बीच में अटैच्ड है, एग्जैक्टली लाइक दिस, ये वाला रीजन का स्ट्रिंग, राइट? और इसके अंदर अगर हम लोग प्लग करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लगेगा। तो मान लो हम लोग बीच में प्लग कर लिए, एग्जैक्टली बीच में प्लग कर लिए, तो क्या होगा? ये ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। ये दो एंड तो बंधा हुआ है ना, कैन दे वाइब्रेट? कौन सबसे ज्यादा वाइब्रेट करेगा?
द मिडिल वाला पोजीशन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा, ये बीच में एक एंटीनोड क्रिएट होगा और दो एंड्स में दो नोड्स क्रिएट होंगे, राइट। और हम लोग को पता है कि दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, अभी अभी सीखे हम लोग, लैम्डा बाई। तो ये अगर लेंथ l ले लिया मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली लैम्डा बाई 2। सो कैन आई राइट देन लैम्डा इज इक्वल टू, और अगर हम लोग को लैम्डा मिल जाएगा तो क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कैसे, ना ना v by lambda, v is equal to f lambda, you know this, so frequency equal to v by, that is v by 2l। अब बताओ अगर हम लोग ये लेंथ चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा कि नहीं करेगा, समझ में आया। सो लेंथ चेंज करने से फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हम लोग पोजीशन चेंज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये हैंग कर क्यों कर दिए, लोड वोड लगा रहे हैं, क्या करेगा वो, टेंशन आएगा कैसे, टेंशन नहीं रहेगा तो कहां से वेव प्रोपेगेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो वेव वेलोसिटी है ना, वो टेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे, पहले ये सब इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, पहले लिखो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, सोनोमीटर के नीचे, सोनोमीटर के नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सोनोमीटर क्या है हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। पहले लिखो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, velocity of transverse wave on stretched string, velocity of transverse wave on stretched string, ठीक है। ये फॉर्मूला निकालने का एक तरीका है, लेकिन वो तरीका सीख के हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका डिराइवेशन जो है वो कहीं पर आता नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है, v equal to रूट ओवर ऑफ t by mu, वह T होता है टेंशन और म्यू होता है क्या, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। दिस इज व्हाट फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ waves on stretched string, velocity of transverse wave on stretched string. So when you are plucking the string, you are basically producing transverse wave on stretched string, and that is why you have this formula, v equal to t by mu. So तो ये velocity अगर t by mu है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by 2l root over of t by mu, right? So this is how you determine the frequency of a frequency in a sonometer. हम लोग क्या करते हैं, ये t, mu और l को चेंज करते हैं। l को कैसे चेंज करेंगे, ये लेंथ के हिसाब से, राइट। t को कैसे चेंज करेंगे, अलग अलग मास देंगे, यहाँ पर अलग मास देंगे तो टेंशन चेंज करेगा। और म्यू को कैसे चेंज करेंगे, म्यू क्या किसका मास है, हाँ तो इसका मास तो नहीं है, कैसे कैसे, लेंथ नहीं, लेंथ बढ़ा के नहीं, क्योंकि ये तो मास पर यूनिट लेंथ है ना, तो वायर का थिकनेस बढ़ा के, थिकनेस चेंज करके। इसीलिए देखना जब गिटार तुम लोगों ने देखा होगा, हाँ राइट, गिटार अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो देखना वहां पर सारा जो स्ट्रिंग होता है ना वो सेम थिकनेस का राइट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज हम लोग को अलग अलग फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। एक मोटा वायर होता है, फिर दूसरा वाला थोड़ा पतला, फिर थोड़ा पतला, और उससे एक एकदम पतला होता है, ठीक है। जिसमें एकदम पतला होता है वहां पर मास बहुत कम है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी उसका बहुत, तो वो ट्रेबल होता है, उसको ट्रेबल बोला जाता है। और जिसमें मास सबसे ज्यादा होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे, सो दैट इज फ्लैट, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। तो जिन लोग बोलते हैं बेस गिटार बजाते हैं, मतलब क्या, वो बेस वायर को हिट करते रहते हैं, ट्रेबल वाले में नहीं आते। Could you understand? So ट्रेबल और बेस ये नाम ही आया है यहाँ से। ट्रेबल होता है जिसका पिच फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, और बेस गिटार वो होता है जिसका पिच फ्लैट होता है, फ्लैट होता है। समझना?
Is that clear? Clear to all of you? तो जल्दी से अब ये वाला चीज बना लो और ये डायग्राम थोड़ा बना लो। ये सोनोमीटर है और सोनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर, ठीक है? सो यू कैन से देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड। अच्छा ये वुडन बक्सा क्यों होता है? देखना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक वुडन बक्सा होगा, साउंड बॉक्स। क्यों? खोखला, राइट, खोखला बक्सा क्यों? तो अच्छा वो नहीं लेंगे तो साउंड नहीं प्रोड्यूस होगा? होगा। किसने बोला नहीं होगा? आवाज जोर से सुना जाएगा। हाँ, सुना होगा, रेजोनेंस। मतलब वो साउंड बॉक्स हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, जैसे हम लोग वाइब्रेशन किए, वो वाइब्रेशन एयर को वाइब्रेट करवाना चाहिए ना, तो ऐसे थिन एक वायर कितना एयर को वाइब्रेट करवा लेगा। लेकिन जब वो वाइब्रेशन बॉक्स में वाइब्रेशन ट्रांसफर करता है, वो बहुत सारा एयर को एक साथ वाइब्रेट करवाता है, तो उससे क्या होता है, रेजोनेंस ज्यादा होता है और ज्यादा देर तक वो सुनाई देता है। समझ में आया? सो दैट इज व्हाई यू ऑलवेज नीड अ साउंड बॉक्स फॉर एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक साउंड बॉक्स होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग द एयर वाइब्रेट, तो साउंड बॉक्स বড় না হলে অত বেশি এয়ার ভাইব্রেট হবে না। বুঝাস? maybe frequency of sound produced depends first directly on root T, inversely on L and inversely on root mu। मतलब टेंशन जितना ज्यादा करेंगे फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा होगा। किसी को देखा है गिटार ट्यून करते? उसमें देखना गिटार के दूसरा एंड में जहां पर लेफ्ट हैंड रखते हैं वहां पर नॉब्स होता है और वो नॉब को लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, तो वहां पर टेंशन चेंज करते हैं। वो जब घुमाते हैं ना तब वायर में टेंशन ज्यादा होता है या कम होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है उसके हिसाब से वो लोग चेंज करते हैं, चेंज करके उसको ट्यून करते हैं, गिटार को ट्यून करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? सो दैट इज व्हाई ट्यूनिंग द टेंशन ज्यादा करेंगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, टेंशन कम करेंगे। फिर आ रहा है लेंथ के ऊपर। ये लेंथ का काम करते हैं हम लोग बजाते वक्त। कैसे? जहां पर हम लोग लेफ्ट हैंड से फिंगर प्लेस करते हैं ना कॉर्ड के ऊपर, वो वाला पॉइंट में हम लोग रोक लेते हैं वाइब्रेशन, राइट? सो दैट इज वेयर वी क्रिएट अ व्हाट? नहीं, स्टेशनरी तो पूरा वेव में हो रहा था। दैट इज वेयर वी क्रिएट अ, जहां पर वाइब्रेशन नहीं होता है, राइट? हम लोग रोक ले रहे हैं ना, रोक ले मतलब वहां पर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, सो नोट पोजीशन चेंज हो जा रहा है। सो अगर नोट पोजीशन चेंज हो जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर वाइब्रेटिंग बिकम्स डिफरेंट, और डिफरेंट हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी। सो दैट इज हाउ यू कीप ऑन चेंजिंग द नोट, अलग अलग नोट में तुम बजाते हो। समझ में आया? सो बोले ऐसे, so you know when playing a guitar the left hand is more fundamental than right hand, because right hand का काम है सिर्फ प्लग करना, लेकिन लेफ्ट हैंड ही एक्चुअल काम करता है, क्योंकि उसका फिंगर तुम जहां पर प्लेस कर रहे हो उसके हिसाब से यू आर चेंजिंग द नोट, और उसके हिसाब से तुमको सुनाई देगा आवाज। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स, ठीक है? यानी ऊपर वाला सबसे पतला होता है, नीचे वाला सबसे मोटा होता है। যাই না, এটা চেঞ্জ করা উপরে উপরেটা সবথেকে মোটা হতে পারে। আমার মনে হয় हाँ चेंज भी कर सकते हैं। सबसे पतला होता है वो उल्टा, वो बाजा बजा, हम तो बाजा ही ना। Anyhow, I know the physics behind it, not the skills. I don't have the skills. Sadly, I really get jealous of people who can play good musical instruments. Are they jealous of you knowing better physics? किसी को नहीं जाता है फिजिक्स मालूम है या नहीं मालूम है, कोई गिटार बजा लेता है तो वो तो रॉक स्टार ना एकदम, सब लोग झूमने लग जाते हैं। एक मार देते हैं। So violin. हाँ, वायलिन सेम चीज है। हाँ देखना, वायलिन जब बजाता है ना तब एक हाथ उन लोग ऊपर रखते हैं ऐसे, हाँ एक हाथ ऐसे उंगली से पकड़ते हैं और दूसरा हाथ पैर से बजाते रहते हैं। सर तो जो वहाँ पर जो लिखे दिए हुए हैं ना,
फ्रिक्शन यूज कर दो। But it is just vibration. जो हम लोग गिटार में उंगली से वाइब्रेट करवाते हैं वो हम लोग उससे वाइब्रेट करवाते हैं। हाँ मतलब फ्रिक्शन से वाइब्रेट करवाते हैं, राइट। हाँ किंतु वायलिनेर आवाजটা খুব মিষ্টি হয় बहुत मीठा होता है। So is this done? Clear? Is this done? हाँ ये बहुत इजी सा सिचुएशन है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है ना, तो जो जिसका थिकनेस कम होगा उसमें मास कम होगा तो डिनोमिनेटर में है वो कम हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सोनोमीटर क्या होता है समझ में आया? उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया? तो अगर हम लोग को एक सम देंगे, बोल देंगे इतना वेट यहाँ पर रखा हुआ है सोनोमीटर वायर में, इतना वेट रखा हुआ है, उसका मास पर यूनिट लेंथ इतना है और दो पग्स प्लेस किया हुआ है जिसके बीच में डिस्टेंस इतना है, देन यू टेक दैट एज लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को म्यू लेना है और वेट से हम लोग टेंशन निकालेंगे T = mg, तो वहां से mg बिठा दो तो तुमको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, कितना फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। we're doing some sums. नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो है कि क्या वाइब्रेशन इन स्ट्रेट स्ट्रिंग्स। गिव द हेडिंग वाइब्रेशन in on stressed strings. Vibration on stressed strings. এটা একটা অন্যতে রাখ।